दोस्तों बैंगलोर को बहुत सालों से भारत की सिलिकॉन वैली कहकर बुलाया गया है। जी हाँ, और ये भी सच है, ये भारत के ज्यादातर स्टार्टअप्स यहीं से ओरिजिनेट करते हैं। लेकिन अब हैदराबाद इस शहर को चैलेंज करने लगा है और बहुत से लोगों का दावा है कि आज स्टार्टअप्स के लिए हैदराबाद एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो क्या हैदराबाद आने वाले समय में बैंगलोर को हराकर भारत की सिलिकॉन वैली बन सकता है? क्या है दोनों शहरों के बीच के डिफरेंसेस? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हैदराबाद की सक्सेस के पीछे तेलंगाना की सरकार के एफर्ट्स का बहुत हाथ है। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जब तेलंगाना एक नया राज्य बना था, उस समय वहां पर कोई खास स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं थी। जबकि बैंगलोर ने इसी साल फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप में $1 बिलियन की फंडिंग उठाई थी। तब से अभी तक बैंगलोर की ग्लोबल रैंकिंग्स में खास बदलाव नहीं आए हैं। बैंगलोर उस समय भी ग्लोबल सिटीज में स्टार्टअप्स के लिए 8वां सबसे अच्छा शहर था, लेकिन तब से अभी तक हैदराबाद में खुद को काफी डेवलप कर लिया है और ग्लोबली वो 89th पोजीशन पर आ गए हैं। अगर भारत में देखा जाए तो बैंगलोर क्लियरली टॉप पर है और उसके बाद दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहर हैं और 5वें नंबर पर आपको मिलता है हैदराबाद। और अभी भी बहुत से लोग मानते हैं कि बैंगलोर को हैदराबाद से कोई खतरा नहीं, क्योंकि जहां हैदराबाद का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2015 में डेवलप होना शुरू हुआ था, वहीं बैंगलोर 80 के दशक से ही स्टार्टअप्स पर काम कर रहा है। और जहां बैंगलोर ने भारत और दुनिया को काफी बड़ी बड़ी कंपनीज दी हैं, वहीं हैदराबाद के स्टार्टअप्स में अभी डाविन बॉक्स जैसी सक्सेसफुल कंपनीज का नाम तो है, लेकिन हम उन्हें फ्लिपकार्ट जैसा ब्रांड नहीं मान सकते हैं। बैंगलोर ने आज तक भारत को 13,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स दी हैं, जबकि हैदराबाद के पास अभी करीब 4,000 स्टार्टअप्स ही हैं। लेकिन सिर्फ स्टार्टअप्स के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, एक शहर की सक्सेस का पता वहां रही फंडिंग से भी पड़ता है। दरअसल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बैंगलोर ने पिछले साल $11 बिलियन रेज किए थे, जिसे अगर हम हैदराबाद से कंपेयर करेंगे तो उन्होंने सिर्फ $584 मिलियन ही रेज किए थे। ये गैप अभी काफी बड़ा है और अगर हैदराबाद को हम 10 साल भी दे दें तो उतने में बैंगलोर भी ग्रो करेगा ही, जिस वजह से ये गैप कम कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हैदराबाद का पक्ष लेने वाले लोग भी कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने रखते हैं, जो कि दर्शाता है कि हैदराबाद के पास भी ग्रोथ का काफी पोटेंशियल है। दोस्तों, अगर हम 2015 को देखें तो हैदराबाद को बैंगलोर से कॉम्पीट करने के लिए 234 गुना ज्यादा फंड्स की जरूरत थी। लेकिन आज 7 साल बाद के आंकड़े हम देखें तो हैदराबाद को बैंगलोर से कॉम्पीट करने के लिए अब सिर्फ 19 गुना ज्यादा फंड्स की जरूरत है। और 7 साल में ये प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी बैंगलोर के पास एक मेच्योर इकोसिस्टम का भी एनवायरमेंट है। जी हाँ, बैंगलोर क्योंकि बहुत समय से एक स्टार्टअप हब रहा है, इसी वजह से वहां पर आपको आसानी से नए स्टार्टअप सीईओज और कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि वीसी मिल जाएंगे। जबकि हैदराबाद में अभी इतना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। अब बैंगलोर की बात करें तो वहां पर एक स्टार्टअप के लिए दूसरे स्टार्टअप को ढूंढना और उनके साथ कोलैबोरेट करना ज़्यादा आसान पड़ता है, और साथ ही इसकी ग्लोबल रैंकिंग के कारण जो भी इन्वेस्टर भारत में निवेश करना चाहता है, उसकी पहली डेस्टिनेशन बैंगलोर ही होती है। अब हैदराबाद की बात करें तो वहां पर ग्रोथ का एक मेन ड्राइवर सरकार की पॉलिसीज भी हैं, जैसे कि उनका टी हब। दोस्तों, टी हब अपनी तरह एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर कई सारे स्टार्टअप्स एक साथ काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें इसके लिए मदद भी की जाती है। वो यहाँ पर बाकी स्टार्टअप्स और वीसीज के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और उन्हें अपने लिए नया टैलेंट खोजने में भी यहाँ परेशानी नहीं आती। ई हब की अभी तक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को खड़े करने में मदद की है और साथ ही उन्होंने 1860 करोड़ की फंडिंग भी अट्रैक्ट की है। लेकिन दोस्तों, बैंगलोर के पास अभी भी ऐसा कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टार्टअप इंक्यूबेटर नहीं है। टी हब में भी अलग अलग एंटिटीज हैं, जैसे कि टी फंड है जो इनिशियली स्टार्टअप्स को फंडिंग लेने में मदद करता है। फिर टी सीड है जो कि सीड स्टेज स्टार्टअप्स जैसे कि कॉलेज प्रोजेक्ट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में फंडिंग जुटाने में मदद करता है। जिसके बाद आता है टी फिंड जो इन स्टार्टअप्स को हैदराबाद और भारत के बाहर एक्सपैंड करने में मदद करता है। और फिर इसके अलावा टी वर्क्स भी है और ये भारत का सबसे बड़ा प्रोटोटाइपिंग सेंटर है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। वैसे भारत सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो ठीक ठाक आगे है, लेकिन हार्डवेयर में हम चीन जैसे देशों से भी मात खा जाते हैं। तो इस वजह से टी वर्क्स का होना भी काफी अहम है, जो हमारे हार्डवेयर को भी एक अच्छा पुश दे सकता है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार का एक बड़ा फोकस बायोटेक स्टार्टअप्स पर भी रहा है और आज उनके पास सबसे ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप्स भी हैं। और जहां एक तरफ ये अच्छी बात है कि तेलंगाना की सरकार वहां पर स्टार्टअप्स को इस तरह पुश कर रही है, वहीं कई लोगों के लिए चिंता की बात भी है। अभी तक हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि हैदराबाद की सक्सेस के पीछे वहां की सरकार ने बहुत काम किया है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर अगले इलेक्शन में वहां पर सरकार बदल दी जाती है या फिर यही सरकार बाद में स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने वाले प्रोग्राम्स को सपोर्ट देना बंद कर देती है, तो क्या ये ग्रोथ इसी तरह आगे बढ़ सकती है या फिर सरकार के सपोर्ट के बिना वहां के स्टार्टअप्स मुश्किल में पड़ जाएंगे? दोस्तों, वहीं अगर हम बैंगलोर को देखें तो वहां पर सरकार का दखल स्टार्टअप स्पेस में बहुत ज्यादा नहीं है और वहां की ग्रोथ ज्यादा ऑर्गेनिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंगलोर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है, बल्कि भारत के अगर टोटल 400 इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की जाए तो उनके 112 तो अकेले बैंगलोर में ही हैं, जबकि हैदराबाद में अभी 46 इंक्यूबेटर्स हैं। बैंगलोर के बारे में जो भी क्रिटिसिज्म दिया जाता है वो ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने स्टार्टअप्स को नहीं संभाल सकता है। बैंगलोर में ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा इंदिरा नगर और बाकी ऐसे इलाके जहाँ पर स्टार्टअप्स का ऑफिस है, वहाँ पर वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे बेसिक इश्यूज भी कभी कभी बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। अब हैदराबाद के पास ये एडवांटेज है कि वहां पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है और साथ ही एक नया स्टार्टअप हब होने के कारण वो ज्यादा स्टार्टअप्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। बस वहां परेशानी ये है दोस्तों कि बैंगलोर के कंपैरिजन में हैदराबाद थोड़ी गर्म जगह है। पर हमने सवाल ये पूछा था कि हैदराबाद क्या भारत की सिलिकॉन वैली बन सकता है या हैदराबाद ही क्यों, क्या कोई और भी दूसरा शहर बैंगलोर की जगह ले सकता है? इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल क्योंकि 2021 में हर जगह ये खबर चल रही थी कि बैंगलोर को हराकर अब दिल्ली भारत की सिलिकॉन वैली बन गई है, क्योंकि अप्रैल 2019 से 2021 तक बैंगलोर के मुताबिक दिल्ली ने ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर किए थे और क्या हम दिल्ली को भारत की सिलिकॉन वैली बोलने लगे हैं? दोस्तों, बैंगलोर ने ये सिलिकॉन वैली का टैग यूं ही नहीं पाया है, बल्कि इसके लिए कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आज बैंगलोर के डीएनए में ही टेक और स्टार्टअप शामिल हैं, जिस वजह से दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर बहुत समय से मौजूद हैं। इसके अलावा वहां पर काफी अच्छे कॉलेजेस भी हैं, जहां भारत भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं और उनका टैलेंट पूल भी काफी बड़ा और डाइवर्स हो जाता है। और साथ ही अगर ग्लोबल परसेप्शन की हम बात करें तो टेक वर्ल्ड में बैंगलोर ही अकेला ऐसा भारतीय शहर है जो कि लगातार टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में हमें नजर आता है। अब इस समय दोस्तों, अगर हम 5 ऐसी जगहों के नाम ले लें जहां पर टेक वीसीज अपना पैसा डालना चाहते हैं, तो उसमें सैन फ्रांसिस्को, लंदन, न्यूयॉर्क और बोस्टन के बाद 5वें नंबर पर बैंगलोर का नाम आता है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक गेटवे बनता है। और उसके बाद वो इन्वेस्टर्स भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और अगर आप भारत में भी बैंगलोर की स्टैंडिंग देखो तो जहां बैंगलोर ने पिछले साल $11 बिलियन रेज किए थे, वहीं दूसरे नंबर पर आने वाले दिल्ली ने भी $5 बिलियन से ज्यादा की रकम रेज की थी, जो कि बैंगलोर से आधी है। और यही वो चीज है जो बैंगलोर को सिक्योर बनाती है, क्योंकि इस समय ऐसा कोई भी भारतीय शहर नहीं है जो फंडिंग के मामले में उनके करीब हो। बैंगलोर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परेशानियां हैं वो भी एक बड़ा इशू है जरूर है, लेकिन उसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, अभी केंद्र सरकार द्वारा भी कहा गया है कि बैंगलोर में एक दूसरी आउटर रिंग रोड भी बनाई जाएगी, जिससे कि बैंगलोर से गुजरने वाला ट्रैफिक कम हो सके। लेकिन शहर के अंदर के ट्रैफिक का क्या होगा, पानी और बिजली की सप्लाई का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, बैंगलोर हमेशा से अपनी हरियाली और अपनी लेक्स के लिए जाना गया है। क्या सरकार इस इकोसिस्टम के लिए कुछ कर रही है? क्योंकि स्टार्टअप्स जब ग्रो करना शुरू करते हैं तब उनके लिए फैक्टर्स ज़रूरी हो जाते हैं और फिर मुमकिन है कि वो हैदराबाद जैसे शहर में भी पलायन कर सकते हैं। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हैदराबाद कभी बैंगलोर को पीछे छोड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।